अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2019 मेडिकल टेस्ट हमने शुरू किया था। 27 MCQs तक मैंने सॉल्व किए थे, तो बाकी ये 13 MCQs रहते। स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि सर आप बाकी वाले भी सॉल्व कर दे, तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसके बाद मैं फिर 2017 वाला पेपर सॉल्व करवाऊँगा। ख़ासकर जो मुश्किल MCQs है वो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि टेस्ट भी नज़दीक आने वाला है ना 2020 वाला। तो आपके पास ये एक MCQ है, तो 28 नंबर मैं यहाँ पर आपको शो करवा देता हूँ। आपने इसको स्टॉप करके ख़ुद भी पढ़ना है ना कि a system can be taken from the initial state P1 V1 to the final state P2 V2 by two different methods. Let del Q and del W represent the heat given to the system and the work done by the system. Which of the following must be the same in both the methods? तो ये MCQ था जो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आता। तो इसमें वो कह रहे कि आपके पास एक सिस्टम है, आपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे डिफरेंट मेथड से लेके जाने। वो मेथड्स कुछ भी हो सकता है, जिस तरह आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मुख्तलिफ एप्लीकेशन मेथड्स है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, कोई भी दो मेथड्स है उससे आपने उसको लेके जाना है इनिशियल से फाइनल स्टेट पे। तो उसका जो डेल क्यू है वो हीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल डब्ल्यू वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताओ कि उस दो प्रोसेस में कौन सा वाले क्वांटिटी सेम रहेगी, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। इसको स्टॉप करके आपने खुद अपने पास लिखना भी है। वैसे आपके पास होगा भी, जो पास पेपर्स है उनमें है, आपके पास सोल्यूशंस भी है पास पेपर्स के, तो मुइन बुक में या MM बुक में, तो जितने भी है वो आप खुद भी कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन उसमें इतनी वो एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सोल्यूशन की भी अक्सर समझ नहीं, तो मैक्सिमम की तो सोल्यूशन है भी नहीं, इसमें भी सीधा सीधा डील पुट किया हुआ है और ये नहीं बोला कि किस तरह ना। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पहले मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपने डेल क्यू इज इक्वल टू जो जनरल फार्मूला है, ये इसमें कोई प्रोसेस नहीं किया गिवन है, बस आपके पास जनरल फार्मूला ये वाला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये अप्लाई होगा। तो इसमें से डेल यू निकाल दो, डेल यू, तो डेल यू इज डेट। तो आपका इस चार जो ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस आपके पास है, एक जस्ट डेल क्यू है, एक जस्ट डेल डब्ल्यू है, एक डेल डब्ल्यू डेल क्यू दोनों की एडिशन है, और एक डेल यू है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट फंक्शंस, वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, वो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और आपके पास वर्क डन और जो हीट है वो डिपेंड करता है आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं, और आपके पास पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। सपोज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि यार यहाँ पर एक सपोज़ ये एक PV ग्राफ है ना, PV ग्राफ है, ये V है और ये P है आपके पास। तो यहाँ से A से B पॉइंट आपने आना है, A से B पॉइंट, तो A से B पॉइंट इस रास्ते पे भी आप आ सकते हो, ये कोई भी एक प्रोसेस, या इस रास्ते पे भी आ सकते हो, इस पे भी आ सकते हो, इस पे भी आ सकते हो। तो आपका जो वर्क डन है वो अंडर द ग्राफ होती है ना, PV ग्राफ। तो इस A और B के दरमियान ये वाला एरिया कितना है, ये एरिया आपके पास ये वर्क डन शो करे। तो ये A और B इस पाथ पे अगर आप आए हो तो ये वर्क डन है, और A से B इस पाथ पे आए हो तो ये आपके पास ये वाला वर्क भी ऐड हो जाए, तो वर्क डन ज़्यादा है। तो A और B इस पाथ पे अगर आप आए हो ज़्यादा वर्क डन है, और इस पाथ पे अगर आए हो तो कम वर्क डन है। तो डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड कर देता है। आपके पास देखो ना, प्रेशर स्टेट फंक्शन है या स्टेट वेरिएबल है, तो या वोल्टेज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास देखो ना, वॉल्यूम इस पाथ पे भी आप यहाँ इनिशियल से फाइनल इस पे आया है, और अगर इस पाथ पे अगर आए तो यहाँ से भी यहाँ पर आया है, तो ये वॉल्यूम अगर यहाँ पर 5 है, सपोज इस पॉइंट पे 5 है, तो बेशक इस रास्ते से हो या इस रास्ते से हो, तो फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। और इस तरह प्रेशर भी, तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी एक स्टेट वेरिएबल है, तो वो भी आपके पास पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करता है सिर्फ आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर देती है। तो वो कहते हैं टू डिफरेंट प्रोसेस है ना, तो अगर टू डिफरेंट प्रोसेस से आए हैं तो मतलब दो डिफरेंट पाथ से आए हैं, तो दो डिफरेंट पाथ में इनर हीट और वर्क कभी इक्वल नहीं होंगे, कभी सेम नहीं होंगे। और इंटरनल एनर्जी तो बेशक डिफरेंट पाथ्स हो, लेकिन आपके इनिशियल से फाइनल स्टेट पे है, तो इनिशियल से फाइनल से दोनों आपके पास जो मुख्तलिफ प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में तो उसका इनिशियल फाइनल स्टेट तो एक जैसा होगा, क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। लेकिन अगर पाथ अलग है, उसने कहा कि टू डिफरेंट स्टेट वो प्रोसेस है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी हीट और इंटरनल हीट और आपकी वर्क डन
सेम नहीं होगी। तो इसमें इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो ये वाला ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी आपके पास इस चीज़ की इक्वल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये डेल्टा ऑप्शन है, डेल्टा। हाँ, इसके बाद जो MCQ हैं ये तो आसान है आपके पास। ये ये भी 2019 में आया था कि आपके पास ये आप ये पास भी कर सकते हो कि इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ए बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट में आपकी मैक्सिमम ए बी हाफ कब होती है? 60 डिग्री पे होती है। तो ये आपको सीधा सीधा भी पता है और आसान भी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट को पता ना हो और उसने सॉल्व करना हो, सपोज इसकी जगह कुछ और आ जाए, तो आपने इस तरह सॉल्व भी कर सकते हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो ये इसमें एंगल क्या है ना, तो आपको पता है कि ए डॉट बी किस चीज़ के इक्वल होते हैं? ए बी कॉस थीटा। लेकिन वही ए बी कॉस थीटा किस चीज़ के ऑलरेडी गिवन है? ए बी के गिवन है। तो आप ए बी कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो 60 डिग्री आते। तो इसकी सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन पे आपने नहीं जाना है। आपकी तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अगर आपने इतना ईटा देना होता है। तो ए बी कॉस थीटा है ना, तो इस थीटा में मैं क्या पुट करूँगा? ये हाफ आ जाए तो 60, तो ए बी डिवाइड बाई 2, तो मतलब ये 60 डिग्री। और ये तो बार बार MCQ में आ जाते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, सपोज वो बी ए कॉस थीटा है, तो अक्सर आते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स तो बी है। और मैक्सिमम अगर 10 मैग्नेटिक फ्लक्स है टेस्ला मीटर स्क्वायर है, तो बताओ कि 60 डिग्री पे कितना होगा? तो 60 पे 5 होगा। तो ये आपके पास एक आसान MCQ आया था। इसके बाद ये वाले MCQ में है, ये भी स्टूडेंट्स को ज़्यादातर हाँ ये वाला नहीं, ये 32 अब हाँ 30 नंबर, ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट को मुश्किल लगता है कि यार ये मुश्किल आया था। तो ये भी मैं कर देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं, आसान है। ए ट्रेन इज़ 200 मीटर लॉन्ग एंड इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर इज़, तो 100 सेकेंड, 120 सेकेंड, 60 सेकेंड या 50 सेकेंड। तो ये इसमें ट्रिक सिर्फ एक ही है कि इस ब्रिज वाला कंसेप्ट है ना। तो ये आपने किस तरह करना है? ये आसान सा केस है ना। यहाँ पर आपके पास ये क्या है? ये आपके पास ट्रेन है। तो इस ट्रेन का आपके पास कितने मीटर है? ये 200 मीटर है, 200 मीटर है। अब देखो ना, ये आपने ये वाला कंसेप्ट है, ये जो आपके पास ये ब्रिज है, इस ब्रिज को इसने क्रॉस करने, तो ये ब्रिज खुद 1 किलोमीटर है, हाँ 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। तो वो जो आपके पास 200 मीटर ये है, 1000 मीटर है, इसने इसको क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ कि ये कितने टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस करेगा? तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्या कर देते हैं, ये 1000 डिवाइडेड बाय, मतलब आपके पास कितने टाइम में, तो v इज इक्वल टू s बाई टी, तो t इज इक्वल टू s बाई v करके गलत कर देते हैं। मतलब s ये वाला 1000 मीटर डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? ये 36 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। तो गलत कर दे। एक पहले तो 36 किलोमीटर पर आवर को भी कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर सेकेंड्स में गिवन है ना। तो 36 किलो, तो मतलब 36,000 मीटर डिवाइड बाई आवर कितना सेकेंड होते हैं? तो 3600 सेकेंड होते हैं ना। तो आपके पास 0000, तो ये 1 और ये आपके पास 10, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये पहले आपने कन्वर्ट करना होगा। तो अब देखो ना, सिंपल फार्मूले t इज इक्वल टू s बाई वी, t इज इक्वल टू s बाई वी, यही फार्मूला है। लेकिन इसमें ये 1000 मीटर आपने पुट नहीं करने, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं ये आता रहा। अब इसने ये आपके पास ये अभी यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आए, इसने यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना मीटर कवर किया? 1000 मीटर। लेकिन इसने तो क्रॉस तो नहीं किया, क्योंकि इसके तो ये पीछे इतना 200 मीटर, तो ये खुद लंबा है। तो अब ये कब क्रॉस करेगा? जब ये आते आते ये खुद भी आगे 200 मीटर आगे आ जाए, 200 मीटर आगे आ जाए, तो तभी जाके इसका ये बैकवर्ड इसको क्रॉस कर जाएगा। जब ये 200 मीटर आगे आए, तो देखो ना, यहां से जब ये एंटर होगा, इस ब्रिज में एंटर होगा, तो 1000 मीटर ये भी कवर करेगा और फिर ये बाहर वाला ये 200 भी कवर करेगा, तो तभी जाके ये ब्रिज को क्रॉस कर सकेगा। तो ये 1000 प्लस 200 तो कितना बनता है टोटल डिस्टेंस? तो ये जब टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर कवर करेगा, तभी जाके ये क्रॉस कर सकेगा। लाजिम बात है ना, 1000 मीटर आपके पास ब्रिज है, तो 1000 मीटर तो ये जब ये कब क्रॉस कर सके? 200 मीटर वो खुद भी है, तो इसको भी क्रॉस और खुद भी 200 मीटर आगे जाके ये क्रॉस होगा। तो 1200 मीटर आगे जाने से ये ब्रिज क्रॉस हो जाएगा। तो टाइम आपने फाइंड करने, तो टाइम आपके पास क्या है? s 1200 मीटर पुट करना, वेलोसिटी आपने ये फाइंड कर दिया 10, तो ये कैंसिल, तो आपके पास t इज इक्वल टू 120 सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 120 सेकेंड है। ये बीटा ऑप्शन है, बीटा। हाँ, इसके बाद ये 31 है, 31।
तो 31 में देखो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए प्लेनेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट। तो द मास ऑफ ए बॉडी, जिस बॉडी को हम एस्केप करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, या द मास ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट से हम कर रहे हैं उस प्लेनेट पे डिपेंड करता है, या द एवरेज रेडियस ऑफ द प्लेनेट, और जो रेडियस है प्लेनेट का उस पे, या डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। हाँ, उसमें कह रहे हैं कि वो कौन सा रॉन्ग है, मतलब हाँ रॉन्ग, कि कौन सा रॉन्ग है। तो अब देखो ना, बीटा और डेल्टा और सी तीनों पे डिपेंड करते हैं, ये अल्फा पे डिपेंड नहीं करता। इसका फार्मूला भी आपको पता है, ये वाला फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, वी एस्केप इज इक्वल टू √2gme डिवाइड बाय RE, रेडियस ऑफ द एनी प्लैनेट। अगर ये मून है तो फिर मून का मास और रेडियस ऑफ द मून। तो ये आप देखो ना, मास ऑफ द प्लैनेट रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करते हैं। हाँ, SME में अगर आप ये पुट कर देते हो, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर नीचे ऑलरेडी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये डेंसिटी किस चीज़ के इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अर्थ को हम अगर स्फेयर कंसिडर करते हैं तो m इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप क्या पुट कर दो, पाई 4/3 पाई r³ पुट कर दो, और ये ME फिर कहाँ पर पुट को, यही उठाओ इस तरह, यहाँ इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करने से क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो ना, आपकी एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। और ये भी आपके पास एक MCQ है कि जब डेंसिटी कांस्टेंट हो तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्ट रिलेशन है RE के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते कि रेडियस डबल व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी इफ डेंसिटी सेम। तो डेंसिटी सेम तो फिर RE के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करते हैं, आपके पास मास ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करती है, और मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे भी डिपेंड करती है। लेकिन जिस बॉडी को हम एस्केप कर रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करता। ये भी इंटर टेस्ट में आता है कि आपके पास एक बॉडी 2 किलोग्राम है, उसकी एस्केप वेलोसिटी 10 है, तो बताओ 1 किलोग्राम बॉडी की कितनी होगा। तो 1 किलोग्राम बॉडी का भी वही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1:1 होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, जिस मास को हम प्रोजेक्ट करते हैं उस मास पे। और दूसरी बात ये भी है कि आपके पास जो ये आपके पास अर्थ है, तो इससे अगर आपने एस्केप करना होगा तो यहाँ से एस्केप कर दो, यहाँ से किसी भी एंगल पे एस्केप कर दो, तो एंगल पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये भी अक्सर आ जाता है कि 60 डिग्री पे अगर एस्केप वेलोसिटी v है तो बताओ 30 डिग्री पे कितनी होगी, तो 30 डिग्री पे भी v होगी। तो डिपेंड नहीं करता। हाँ, इसके बाद फिर आपके पास 32 नंबर MCQ क्या है, तो 32 नंबर भी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल था कि यार इसमें क्या MCQ, कुछ जगहों में इसका गलत ऑप्शन भी है। तो ये स्टूडेंट खुद से पता नहीं नेट में भी गलत ऑप्शंस डाल देते, गाइड्स में भी। तभी मैं यहाँ पर ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स भी अक्सर फिर पीछे पड़ जाते, इसका किस तरह, इसका फलानी जगह में तो इस तरह है और कुछ जगहों में इस तरह है। तो ये देखो ना, ये आपके 9th में अगर आप बुक खोलो, 9th में ये ग्राफ बना भी है, 9th के फिजिक्स के बुक में। तो वहाँ पर सीधा ये बना भी है, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। तो ये एक फिगर है ना, ये आपके पास एक फिगर बना हुआ है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन ये है ना, ये कि द पार्टिकल हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, द पार्टिकल हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट, द डेटा इज इनसफिशिएंट। तो पहले तो मैं बताऊं कि इसका ऑप्शन ए है। ए क्यों करेक्ट है, बाकी क्यों गलत है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ना। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट, हाँ, अब इस ग्राफ को आप देखिए ना। तो इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में ये है कि जब आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, बिल्डिंग पे यहाँ पर मैंने एक बाल को या किसी भी बॉडी को ऊपर फेंका, इस तरह ऊपर फेंका तो ऊपर, अब यहाँ पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी जब फेंकूंगा, इनिशियल वेलोसिटी तो इसको मत दूंगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसको मैंने कितनी दी, 10 दी, तो ये 10 दी। तो जब ये ऊपर जाएगा टाइम के साथ साथ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो टाइम के साथ साथ इसकी जो ऊपर टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। तो कम होते होते तो एक टाइम के साथ ये वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी। तो ये ऊपर जाते जाते यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो उसने कहा कि टर्न आउट नहीं हुआ है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो चेंज नहीं हुई। तो क्यों चेंज नहीं हुई, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये टर्न चेंज हो जाएगी, तो वापस आएगी। तो वापस आने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, हाँ इंक्रीज होगी। तो टाइम गुजरने के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर वापस आके पहुंचेगी 10 होगी, लेकिन यहाँ पर आके ये -20 पे पहुंच जाएगी। तो आपके पास ये वापस जब आते एक पॉइंट पे पहुंचेगी, जो भी पॉइंट हुआ, लेकिन फिर वेलोसिटी जब नीचे आएगी तो फिर से इंक्रीज होती जाएगी, एक जितना। तो एक लीनियर ग्राफ है, पहले इंक्रीज फिर
डिक्रीज। तो ये किसके लिए है? तो आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है उसके लिए है कि आपके पास ये द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन क्या होती है? तो कांस्टेंट होती है ना। जब ऊपर जाती है तो 9.8 कम होती है वेलोसिटी, जब नीचे आती है तो हर सेकंड में 9.8 वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। तो ये ग्राफ जो है वो आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अब ये देखो ना, ये बीटा क्यों गलत है? उसमें क्या है कि टर्न आउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके पास मैक्सिमम पे पहुंचा वेलोसिटी, फिर वापस जीरो हो के वापस बढ़ना शुरू कर गया। तो ये गलत है। आपके पास द पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्या है? तो ये यहां पर आके वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना। वापस तो अपनी पोजीशन पे नहीं, यहां पर आके वापस नीचे आया है। 10 वेलोसिटी नहीं चलती, फिर जब ये वापस आके 10 पे रुकेगी, 10 पे यहाँ पर, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। ये कुछ ये डिस्प्लेसमेंट, इसमें कंफ्यूजन है कि सेम डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने जहां से फेंका वापस अपने हाथ पे आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कवर किया। ये आपके देखो ना, ये -20 पे फिर आया है। तो आपके पास ये वेलोसिटी 10 से जीरो हुई, फिर वापस 10 पे अपनी पोजीशन पे, लेकिन ये -10 पे आए, फिर नीचे भी आए। तो मतलब आपने एक बिल्डिंग से फेंके तो आपकी इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? ये वाला कवर किया। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो इसमें कुछ ये स्टूडेंट्स नेवर टर्न आउट और ये लिख देते हैं, खुद से अंदाजे लगा लगे, और डेटा इज सफिशिएंट, ये तो गलत है। तो डेटा सफिशिएंट है। तो ये आपके पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर है कि द पार्टिकल हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये फ्री फॉल ही है, ऊपर फेंको, फिर ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी दे के तो आपकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर नीचे की डायरेक्शन में, तो फिर नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। हाँ, ये केमिस्ट्री में ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल था। आज वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो यही आपके पास वैसे 2019 बहुत आसान टेस्ट आया था, लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें कुछ MCQs ये स्टूडेंट्स के लिए, बाकी तो ये भी आसान है। तो इसमें कह रहे कि करेक्ट ऑप्शन को आप मार्क कर दो। द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इन ए ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव में हम स्मॉल जगह पे जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये अभी से बता देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों करेक्ट है, लेकिन बता देता हूँ कि बी करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स में या स्टैंडिंग वेव्स में छोटे पार्ट के लिए आपके पास एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये करेक्ट है, हाँ बिल्कुल, तो ये बीटा करेक्ट है। द एनर्जीज ऑफ ऑल स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर इक्वल इन ट्रेवलिंग वेव, ये गलत है। द एनर्जी ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन स्टैंडिंग वेव, ये भी गलत है। तो ये बीटा क्यों करेक्ट है, तो और ये अल्फा क्यों गलत है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास जो ट्रेवलिंग वेव्स है ना, ट्रेवलिंग वेव्स में एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देती है एक वेव, तो एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो हर पॉइंट में, अब ये आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर है, अगले में ये अगले इंस्टेंट में ये पॉइंट यहाँ पर ऊपर आ चुका है, और उससे अगले इंस्टेंट में ये वापस नीचे यहाँ पर आ चुका होता है। मतलब अगले इंस्टेंट में ये इस तरह वेव्स होती है ना, तो अगले एक इंस्टेंट में अगर ये है तो अगले इंस्टेंट में ये आपके पास ये जो ऊपर गए ये नीचे आएगा, और ये जो नीचे है ये ऊपर जाएंगे, ऊपर उठेंगे। तो आपके पास ये अपने एक जगह पे नहीं होती, तो क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, तो इसमें हर पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। और आपके पास जो स्टैंडिंग वेव्स है उसमें तो एनर्जी महदूद होती है। मतलब एक स्मॉल जगह के लिए ये जगह है ये, तो ये हमेशा यहाँ पर वाइब्रेट करेगा, तो ये स्मॉल जगह के लिए एनर्जी क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। ये जगह है तो ये हमेशा यहाँ पर इस तरह वाइब्रेट, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पर तो ये मुसलसल आगे की तरफ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये पॉइंट इस वक्त यहाँ पर, अगले इंस्टेंट में ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर शायद वो ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 0 पे होगा। और ये तो हमेशा हर इंस्टेंट हर छोटी जगह में, क्योंकि इसमें तो ये लूप एक लूप बनते हैं, एक महदूद होती है एनर्जी, एक जगह पे स्टैंड बाय कर जाती है। तो छोटे छोटे पार्ट के लिए एक पॉइंट के लिए ये एनर्जी क्या होती है, ये कांस्टेंट रहती है। हाँ, इसमें जो COD कांस्टेंट क्यों नहीं, हाँ उसमें अगर एक छोटे पार्ट के लिए कांस्टेंट नहीं है तो इस तरह पूरे लिंक के लिए, मतलब या इस जगह के लिए और इस जगह के लिए छोटे छोटे लिंक के लिए एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लिंक यहाँ पर अब इस तरह, तो अगली बार ये शायद ऊपर गया होगा, तो शायद नहीं कंफर्म ऊपर आ गया होगा, क्योंकि ये एनर्जी को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं ना, आगे ट्रांसफर कर देते, तो ये अब ये नीचे है, तो अगले में ये नीचे होगा, ये वाले ऊपर होगा। तो आपके पास ये डेल्टा क्यों गलत है कि द एनर्जी ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब आपके पास ये आपके पास ये है ना। अब स्मॉल पार्ट्स की बात करें कि मतलब इस स्मॉल पार्ट में, और ये आप इसके 3 पार्ट्स बनाओ, इक्वल पार्ट्स बनाओ, मतलब ये एक लूप है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाओ, तो आपको क्या लगता है इस पार्ट और इस पार्ट में सेम एनर्जी होगी? नहीं, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट हाई है, तो ये इसमें जो एनर्जी होगी इस पार्ट में, इस लेंथ में ये ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। हाँ, एक छोटे, अब ये बीटा में क्या है कि द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट के, मतलब इस एक पार्टिकल के लिए कंसिडर, तो एक पार्टिकल के लिए तो ये हमेशा इस तरह होगा।
तो ये हमेशा एक स्मॉल पार्ट के लिए एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होती है, क्योंकि इसमें स्टैंड बाई कर जाती है। तो ये बीटा ऑप्शन है कि द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टैंडिंग वेव, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी स्टैंड बाई कर जाती है। और जो आपके पास जो ट्रेवलिंग वेव्स में तो एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो उसमें एक एक पॉइंट में एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, वो तो मुसलसल ट्रांसफर होती रहती है। तो इस वजह से ये बीटा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बाकी एमसीक्यू रह गए, अभी तो ये वीडियो बहुत बढ़ जाएगी, वो 9 भी मैं कर दे तो 7 एमसीक्यूज ये रहते हैं, लेकिन ये वीडियो फिर पता नहीं 30-40 मिनट की हो जाएगी। तो जब वीडियो आप ज़्यादा देखते हो तो फिर आपको पता नहीं कुछ हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो हर स्टूडेंट चाहता है कि बस 4-5 मिनट की वीडियो हो। तो तभी यहाँ तक काफ़ी अब भी बढ़ गई है, 20 मिनट तक जा चुकी है। तो बाकी एमसीक्यू पर मैं अगले वीडियो में 1 दिन 2 दिन बाद अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे।